हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पंचायती राज का पहला यूनिट जो है सिलेबस में जो दिया हुआ है पंचायती राज इतिहास व विकास। ठीक है, तो इसका जो भी व्याख्या है आज हम वो देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैंने ऐड किया हुआ है, बट थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग पीडीएफ है। तो वो पीडीएफ थोड़ा सा इसमें ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पंचायती राज इतिहास व विकास। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे और दो जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो अलग पीडीएफ है। उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो थोड़ी है ना वो थोड़ी इजी है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है पंचायती राज संस्थान यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। ठीक है, अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायती राज ने 33 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका ऐतिहासिक तथ्य दिया हुआ है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बट इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चोलों का स्थानीय स्वशासन है ना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्थानीय स्वशासन थी, है ना, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला है ना तथ्य, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये यहाँ से महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं हम। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य क्या क्या है? 1687 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना के साथ की गई है। नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, और 1882 में लॉर्ड रिपन, इसको याद रखिएगा, 1882 में लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा गया तथा रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का जनक कहा जाता है। तो ये लॉर्ड रिपन को आप याद रखिएगा, 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को अपनाया था और इसीलिए इनको स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1907 में रॉयल कमीशन 1907 में सिफारिश की कि गांव को स्थानीय स्वशासी संस्थानों की मूल इकाई माना जाना चाहिए और प्रत्येक गांव में एक पंचायत होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो रॉयल कमीशन 1907 में आई थी, इन्होंने सिफारिश करी है कि गांव को स्थानीय स्वशासी संस्थानों की मूल इकाई माना जाना चाहिए और गांवों में एक पंचायत होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 1919 के अधिनियम के बाद पंचायतें जो हैं वो कानूनी संस्था बन गई। 1920 में ग्राम पंचायतें स्थापित करने और पुराने निकायों को पुनः शुरू करने की दिशा में प्रयास किया गया। तो 1919 में एक अधिनियम लाया गया जिसमें पंचायतें जो है वो कानूनी व्यवस्था बन गई, है ना, संस्था बन गई। और 1920 में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई और पुराने निकायों को पुनः शुरू करने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, फिर 1989 में क्या हुआ कि 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक
है ना, जो पंचायत और नगरीय निकाय से संबंधित है, के लिए लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन ये जो है राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो 1989 में दो संशोधन, संविधान संशोधन आए, 64वां और 65वां, है ना। जो 64वां है वो पंचायत का है, और 65वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय निकाय के लिए। ये लोकसभा में पारित तो हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। और 1992 92 में फिर से 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जो दोनों सदनों में पारित हुआ, और इसके बाद ही, है ना, अपना पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम जो है ना वो लागू हुआ था। 73वां और चौहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, उसके बाद आया क्या, 1993। ठीक, 1993 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, और इसी वर्ष लागू भी हो गया। ठीक है, तो इस वक्त जब ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया जा रहा था, तो इस वक्त कौन थे अपने पीएम, प्रधानमंत्री? तो याद रखिएगा कौन थे, नरसिम्हन राव। याद होगा शायद आपको, है ना, नरसिम्हन राव। ठीक है, तो इन्हीं की सरकार थी इस वक्त, जब ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, और इसी समय ये पारित हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, पंचायती राज का विकास। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है, और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं। ठीक, अगला है, भारत में पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियां। बहुत सारी समितियां आई, बहुत सारी सिफारिशें हुई हैं इन समितियों के। इन समितियों ने बहुत सारी सिफारिशें दी, अपनी अपनी अनुशंसाएं दी, है ना। तो इसमें से कुछ कुछ प्रमुख हैं, जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ही मैं जो थोड़ा सा मेरे पास जो नोट्स हैं वो अलग से पीडीएफ है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऐड करूंगी साथ में इसमें भी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहली जो समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, पहली समिति आई बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, यह समिति 1957 में, यह समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में योजना आयोग, है ना, योजना आयोग तो अब बंद हो गया है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया जा चुका है, लेकिन जब ये बन रहा था 1957 में, उस टाइम पे क्या था, योजना आयोग चल रहा था, और अभी क्या चल रहा है, नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई, व नवंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें थी। क्या क्या सिफारिशें थी, चलिए एक बार देखते हैं। जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज को माना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद, है ना, जो ये पहले से ये जो कार्यक्रम चल रहा था ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके असफल होने के बाद उसकी समीक्षा करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए, है ना, ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ठीक है, तो है ना, जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज को माना गया। ठीक है, तो
बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही। ठीक है, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पे 3 वर्ड दिख रहे हैं, बलवंत राय मेहता, है ना, 3 दिख रहे हैं। तो ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे 3 नाम आपको दिख रहे हैं, 3 शब्द दिख रहे हैं, मतलब बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने क्या किया? त्रिस्तरीय ढांचा दिया, त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज, सॉरी, त्रिस्तरीय, क्या कहना चाहिए, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की बात कही इन्होंने। ठीक है, तो पहला क्या था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अगला है, सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा उच्च स्तर की योजना बनाने तक सीमित रखने एवं योजनाओं के संचालन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपने की बात कही गई। ठीक है, इस समिति की सिफारिशों में इस बात का उल्लेख किया गया कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए और पंचायत संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किए जाने और भविष्य में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की गई। अगला यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले, राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के शादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 सहित पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू करने वाले मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना। तो ये जो पॉइंट्स आपको 404 पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा डिटेल ऐड करना चाहती हूँ जो सरल शब्दों में है। ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिए, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी जिसका उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली थी, है ना, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। इसके अलावा और क्या सिफारिशें थी कि निचले स्तर से लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्राम स्तर पर सीधी और ब्लॉक व जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव दिया गया। पंचायतों को विकास कार्यों, प्रशासन और योजना निर्माण में भागीदारी देने की सिफारिश की गई। ठीक है, और इसके अलावा राज्यों को पंचायती राज को अपनाने की सलाह दी गई। राज्यों को इसे अपनाने के लिए संविधान और कानूनों में संशोधन करने की सिफारिश की गई। और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना भी एक सिफारिश थी। इन्होंने कहा कि पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने की बात कही गई। उन्हें कर लगाने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका परिणाम क्या हुआ?
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को भारत की पहली पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों ने इसे अपनाया। बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया, जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या है। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति है दिसंबर 1977 में जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की सरकार थी इस टाइम पे। ठीक है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी और इसमें निम्नलिखित सुझाव उन्होंने दिए। पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल, पहले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला परिषद। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अशोक मेहता है, अशोक मेहता समिति, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि अशोक मेहता ए से है ना द्विस्तरीय, दो शब्द दिख रहे हैं आपको, एक अशोक और एक मेहता, तो उन्होंने द्विस्तरीय मॉडल दिया। पहले पहले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला पंचायत। अगली सिफारिश इनकी क्या थी कि विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए। दलगत आधार का मतलब क्या होता है कि दलगत मतलब एक दलगत व्यवस्था है एक तरह की, मतलब पार्टी सिस्टम कह सकते हैं इसको। ठीक है। पार्टी सिस्टम। ठीक है, इसको पार्टी सिस्टम कह सकते हैं दलगत आधार को ना। ये क्या होता है कि इसमें जो राजनीतिक दलों के आधार पर शासन और चुनावी प्रक्रिया का संचालन होता है। इसमें जो चुनाव होते हैं वो सरकार का गठन होता है और नीति निर्माण जो होते हैं या प्रशासन राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। यानी कि कुल मिलाकर के जिसका मतलब चुनाव हो गया, सरकार का गठन हो गया, है ना, और क्या होते हैं नीति निर्माण होते हैं, है ना, और जो प्रशासन होता है ये सब राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको दलगत आधार कहते हैं। ठीक है। तो जो चुनाव है ये इन्होंने कहा कि चुनाव दलगत आधार पे होना चाहिए, यानी कि पार्टी सिस्टम के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। और क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने भी कहा, अशोक मेहता समिति ने भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सिफारिशों को अपनाया और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये सिफारिश या ये पंचायती राज संस्था जो है ना, ये व्यवस्था जो है वहां लागू की गई। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश उन्होंने की थी। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने सिफारिश में कहा था। और इस व्यवस्था के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। ठीक है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने भी है ना चुनाव को यानी कि मतदान को सपोर्ट किया। अगला है, पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि पंचायतों का अगर विघटन हो जाता है तो चुनाव जो है वो 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए। समिति ने पंचायतों के कार्य राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया। यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा राजनीतिक दल को फुल सपोर्ट किया और है ना पंचायतों में भी चाहे वो ग्राम पंचायत हो, सॉरी मंडल पंचायत हो अ, और क्या जिला पंचायत, है ना, तो उसमें भी इन्होंने कहा कि है ना राजनीतिक दल
के सपोर्ट के बिना इनका कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पंचायतों के कार्य राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे नोट्स। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन जनता सरकार, मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में किया था। इस समिति का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करना और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना था। समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता थे। प्रमुख सिफारिशें इनकी क्या थी, है ना? द्विस्तरीय या 2 टियर पंचायती राज प्रणाली, जिला परिषद शीर्ष स्तर पर और मंडल पंचायत निचले स्तर पर यानी कि गांव समूह पर आधारित। बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय प्रणाली के बजाय द्विस्तरीय प्रणाली अपनाने की इन्होंने सिफारिश की। जिला परिषद को स्थानीय स्वशासन की प्रमुख इकाई बनाना, इसे योजना निर्माण, वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक अधिकार देने की सिफारिश की गई। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, जो जिसको हमने दलगत व्यवस्था कहा था, पढ़ा था, है ना? तो पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी की अनुमति देने का सुझाव दिया गया। पंचायतों को स्थायित्व देने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर पंचायतों को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए, ऐसी सिफारिश उन्होंने की थी। अगला, पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता, पंचायतों को कर लगाने और वित्तीय संसाधन जुटाने की स्वतंत्रता दी जाए और राज्य सरकारों को पंचायतों को नियमित वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा और क्या सुझाव दिया गया? अशोक मेहता समिति के द्वारा अनुशंसात्मक यानी कि एडवाइजरी भूमिका के बजाय कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव भूमिका दी जाए। जो एडवाइजरी थे, जो अनुशंसा करते थे, है ना, उनके बजाय कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव, उनको एग्जीक्यूटिव की भूमिका दी जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश उन्होंने की। पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराए जाए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, ST SC, है ना, और पंचायतों के कामकाज की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर निकायों का गठन किया जाए। इसका परिणाम क्या होता है कि 1980 में इंदिरा गांधी सरकार आने के बाद इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और कई सिफारिशों को शामिल किया गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो बाद में पंचायत सुधारों का आधार बने। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या, GVK राव समिति। GVK राव समिति क्या है? राजीव गांधी सरकार के समय योजना आयोग द्वारा GVK राव की अध्यक्षता में 1985 में इसका गठन किया गया, 1985 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना, है ना। इनकी क्या सिफारिशें थी? योजना निर्माण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई। गरीबी उन्मूलन के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने की बात की गई, जिससे वे अधिक ग्राहक केंद्रक बन सके। ठीक है, जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक एक पद सृजित करने की बात कही गई और इस पद को जिलाधीश से वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को दिए जाने की बात कही गई। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में सुधार लाने की बात कही गई। राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाए और पंचायतों का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का हो और पंचायत चुनाव में SC ST के साथ महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, ऐसी सिफारिश उन्होंने की। और पंचायती राज व्यवस्था का 4 स्तरीय बनाने की सिफारिश की गई। तो इनका नाम क्या है?
GVK राव। ठीक है, जी GVK राव समिति। ठीक है, GVK राव समिति। तो GVK राव से आप 4 स्तरीय, है ना, व्यवस्था आप समझ पाएंगे। मतलब आप ये याद रखिएगा, ऐसा आप ट्रिक एक तरह से कह दीजिए, है ना, GVK राव यानी कि 4 स्तरीय। ठीक है, अब मैं अपने नोट्स थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। सॉरी, GVK राव, GVK राव समिति। ये कब आया था GVK राव समिति? 1985 में। ठीक है, भारत सरकार ने 1985 में पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए GVK राव समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे GVK राव, जो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम विकास विशेषज्ञ थे। तो आप ना ये यहाँ पे ये पॉइंट जो लिखने का मेरा मतलब है, मकसद है, जो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, है ना, तो ये ग्रामीण विकास विशेषज्ञ थे और प्रशासनिक अधिकारी थे। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने, मतलब इन्होंने जो सिफारिश की वो ग्रामीण विकास को अ, अधिक मजबूत बनाने के लिए की। ठीक है, अगला, अरे क्या क्या हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की? इस समिति ने पाया कि पंचायती राज संस्थाएं कमजोर और प्रभावहीन हो गई हैं, इसलिए इन्हें विकास कार्यों का प्रमुख केंद्र बनाने की सिफारिश की गई। इसके अलावा जिला स्तर को प्रशासनिक इकाई बनाने की बात कही इन्होंने। जिला स्तर पर जिला परिषद को सबसे महत्वपूर्ण इकाई बनाने का सुझाव दिया गया। सभी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की योजनाएं और क्रियान्वयन जिला परिषद द्वारा किया जाए। ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों की भूमिका क्या रही? क्या सुझाव दिया उन्होंने कि पंचायतों को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन दिए जाएं। प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायतों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। और इसके अलावा राजनीतिक और वित्तीय सशक्तिकरण राजनीतिक और वित्तीय सशक्तिकरण की बात कही इन्होंने। और पंचायतों को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी दी जाए और उनके अधिकार बढ़ाए जाए। उन्हें स्थिर वित्तीय सहायता और स्वतंत्र रूप से कर वसूलने का अधिकार मिले, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया, ऐसी मांग की उन्होंने। राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करना, राज्य सरकार को पंचायती राज को मजबूती देने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पंचायतों को केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से अधिकार और जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर इसका परिणाम क्या निकलता है कि GVK राव समिति की सिफारिशों से पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए और इस समिति की रिपोर्ट ने ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला अगला हम देखते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति यानी कि LM सिंघवी समिति क्या है कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में ने निम्न सुझाव दिए। सबसे पहले तो इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था को, इन्होंने भी कहा। और इन्होंने वापस, है ना, जो बलवंत राय मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी, है ना, उस पे उन्होंने बात कही और त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम, खंड व जिला। दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए, इन्होंने कहा। जो चुनाव जो मैंने बताया ना, दलगत व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम, जो पूरा का पूरा डिपेंड
हो जाता है, चुनावी प्रक्रिया जो है वो राजनीतिक दलों के आधार पर होनी चाहिए, ऐसा जो जीवी के राव समिति ने जो कहा था ना, उसको हटा दिया, खारिज कर दिया। और दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा ऐसी सिफारिशें उन्होंने दी थी कि जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है। और गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों यानी कि ग्राम न्यायालय की स्थापना करने की बात कही इन्होंने। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें और कुछ समझाने लायक नहीं है, बट मेरे नोट्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा तो हम देखते हैं। लक्ष्मीबल सिंघवी समिति। ठीक। लक्ष्मीबल सिंघवी समिति कब आया था? 1986 में। भारत सरकार ने 1986 में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने और इसे संवैधानिक दर्जा देने पर विचार करने के लिए लक्ष्मीबल सिंघवी समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मीबल सिंघवी, जो एक प्रतिष्ठित न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ थे। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये खुद ही एक न्यायविद थे और संविधान विशेषज्ञ थे, तो इसीलिए वो अपने तरीके से ही अपना जो फोटे था उनका, है ना, उस पे ही उन्होंने काम करने की बात कही। इनकी सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा देने की बात हर समिति ने की है। समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में शामिल किया जाए ताकि वे अधिक प्रभावी और स्थायी बन सके। इसके तहत संविधान में एक अलग अध्याय जोड़ा जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। और फिर नियमित चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायतों के चुनाव नियमित अंतराल पर कराए जाएं। राज्य सरकारें पंचायतों के को मनमाने तरीके से भंग ना कर सके। ठीक है। और क्या कहा उन्होंने? ग्राम पंचायत को न्यायिक कार्य सौंपे जाएं, क्योंकि वो खुद ही न्यायविद थे, तो उसी हिसाब से अपना है ना सुझाव दे रहे हैं ये। ग्राम स्तर पर न्यायिक शक्तियां देकर ग्राम ग्राम न्यायालय या न्याय पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, सॉरी, न्याय पंचायत स्थापित किए जाए, है ना। इससे छोटे मोटे विवाद जो पंचायत में है ना, पंचायत स्तर पर ही सुलझाए जा सकेंगे। ठीक है। और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए, ऐसा उन्होंने कहा। पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कर लगाने और अपने वित्तीय संसाधन जुटाने का अधिकार दिया जाए। और राज्य सरकारों को पंचायतों के लिए निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई। अब इसके अलावा राज्यों के लिए पंचायती राज की स्पष्ट रूपरेखा। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए, ऐसी भी मांग रखी उन्होंने। और पंचायतों को स्थानीय विकास योजनाओं और प्रशासन में अधिक अधिकार दिए जाएं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे इनके। और इसके अलावा परिणाम क्या निकलता है इनका? लक्ष्मीबल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। और इसके तहत अनुच्छेद जो हम पढ़ते हैं पंचायती राज में, है ना, तो ये जो अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ तक जोड़े गए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया। और इसका निष्कर्ष क्या होता है, निकलता है कि लक्ष्मीबल सिंघवी समिति की रिपोर्ट ने भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी सिफारिशों के कारण ही पंचायतें आज स्थानीय शासन की मजबूत इकाई बन पाई है। ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला है
थुंगन समिति। थुंगन समिति क्या है? 1988 में संसद के सलाहकार समिति की एक उप समिति पी के थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। ठीक है। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया और है ना, इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, है ना, इन्होंने भी कहा। ठीक है। और गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में एसटी, एससी, महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, एक के बाद एक जो समितियां आ रही हैं, है ना, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आरक्षण की बात सभी ने की। ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इन्होंने भी कहा कि एसटी, एससी और महिला के लिए। और उसके पहले हमने क्या देखा था? जीवी के राव समिति, उन्होंने एसटी, एससी को के लिए आरक्षण की बात कही। ठीक है। और थुंगन समिति ने एसटी, एससी, महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने की बात कही। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या? गाडगिल समिति। गाडगिल समिति क्या है? गाडगिल समिति 1988 में आया। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी कैसे बनाया जाए, ठीक है, ये इस बात के लिए उन्होंने कहा, है ना, ये बात उन्होंने कही। और इस समिति का गठन कांग्रेस सरकार के भीतर किया गया था। ठीक है। और भूरिया समिति क्या है? भूरिया समिति आया 1995 में। ठीक है। इस समिति ने पेसा एक्ट लाने की मांग की। पेसा एक्ट पेसा एक्ट का मतलब क्या होता है जी? आप है ना, ये पेसा एक्ट तो आया कब कब आया था? ये आया था 1996 में। ठीक है। पेसा एक्ट आया था 1996 में, है ना। इसका पूरा नाम क्या है? पेसा का पूरा नाम है पंचायताज एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज। यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, आप याद रखिएगा। पेसा का मतलब होता है पंचायताज एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, है ना। ये क्या है ना, पेसा एक्ट क्या है कि भारत सरकार द्वारा, है ना, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, है ना, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों वाले जो क्षेत्र हैं, है ना, वहां पे स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है। जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र जो है ना, 5वीं अनुसूची क्षेत्र कह सकते हैं ना, जो 5वीं अनुसूची है ना अपनी, 5वीं अनुसूची, है ना, अनुसूचित क्षेत्र, है ना, जो वहां पे ऐसे अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, है ना, वहां पे स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया था, है ना। कब बना था ये तो याद रखिएगा, है ना। ये दिसंबर 1996 में 1996 में, है ना, ये संसद द्वारा पारित किया गया। और 24 दिसंबर, ये याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1996 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। 1996 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक। और इसके अलावा पेसा, मतलब इन्होंने इतना जोर क्यों दिया पेसा एक्ट को लाने के लिए? तो आप ना याद रखिएगा कि मतलब क्यों जरूरत पड़ रही थी ये पेसा एक्ट को लाने के लिए, है ना, क्यों जरूरत थी पेसा एक्ट लाने के लिए? तो है ना, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होने के बाद, है ना, ये भूरिया समिति कब आई थी? 1995 में आई थी, है ना। अपना 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में आया था, है ना, 73वां संविधान संशोधन। तो है ना, ये जब लागू हो गया था ये संविधान संशोधन, तो पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में ये नहीं प्रभावी हो पाया,
है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में ये प्रभावी नहीं हो पाया था। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी थे, है ना, उनकी संस्कृति या उनकी जो परंपराएं थी और उनके स्वशासन में, है ना, मतलब उनका जो स्वशासन था, उनकी संस्कृति परंपरा ये सब अलग थे, है ना, तौर तरीके सारे अलग थे आदिवासियों के। तो इसलिए आदिवासियों को उनके अधिकार देने के लिए और है ना, ग्राम सभा को स्ट्रांग बनाने के लिए ये कानून लाया गया था, है ना। इसीलिए ये जो भूरिया समिति है, ये है ना, पेसा एक्ट को लाने की मांग कर रही थी। ठीक है। तो इसी समिति के सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में लागू किया गया। वर्तमान में यह अधिनियम 10 राज्यों में लागू है। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो मेरे ख्याल से आप पेसा एक्ट को समझ पाए होंगे। ठीक है। मुझे दरअसल यहाँ पे मेरा लैप, मतलब मैं फोन पे ये स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटी हो जाती है ना, तो लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा 2-3 दिन। ठीक, अगला है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु गठित समितियां, संक्षिप्त में। तो यहाँ पे बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, है ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो देखते हैं एक बार। 1957 में सबसे पहले तो आई थी क्या? बलवंत राय मेहता समिति, है ना। इसमें विशेष क्या था? लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण की जोरदार वकालत की, पंचायतों में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनने का सुझाव दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना की सिफारिश की गई, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और फिर 1960 में बी आर साव समिति आई, है ना। इन्होंने सांख्यिकी यांत्रिकरण की बात करी, है ना, यांत्रिकीकरण की बात की। फिर आया 1961 में एस डी मिश्रा समिति, सहकारी समितियों पर गठित कार्य किए, है ना, कार्य की बात कही उन्होंने। फिर 1963 में के संथानम समिति आई, इन्होंने सिफारिश की वित्तीय प्रावधान संबंधी सिफारिशें, है ना, इन्होंने कही। और फिर 1966 में जी रामचंद्रन समिति आई, प्रशिक्षण केंद्र बताया उन्होंने, है ना, प्रशिक्षण केंद्र की सिफारिश की उन्होंने। और 1976 में दया चौबे समिति आई, इन्होंने सामुदायिक विकास की बात कही। ठीक है। फिर आया अपना 1977 में अशोक मेहता समिति, इन्होंने कहा जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षण का सुझाव दिया उन्होंने। ठीक है। और फिर चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होगा, इन्होंने कहा। फिर द्विस्तरीय पंचायत की संरचना की सिफारिश की उन्होंने, ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके बाद आया क्या? 1978 में दांतेवाला समिति, इन्होंने सिफारिश की कि खंड स्तर पर नियोजन होना चाहिए। फिर आया 1984 में हनुमंतराव समिति, जिला स्तर पर नियोजन की बात कही इन्होंने। फिर आया 1985 में डॉक्टर जी वी के राव समिति, है ना, इन्होंने कहा नियमित चुनाव की सिफारिश की उन्होंने और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा। जीवी के राव समिति ने कहा कि नियमित चुनाव होने चाहिए और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा। ठीक है। और फिर 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई, इन्होंने कहा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संवैधानिक मान्यता देने की बात कही इन्होंने। ठीक है। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। अगला देखते हैं। अगला है 1988 में, है ना, पी के थुंगन समिति आई, पंचायतों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया इन्होंने। 1988 में ही वी एन गाडगिल समिति आई, है ना, इन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया,
इन्होंने भी कहा कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वास्तव में गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है। एक तो वी.एन. गाडगिल समिति है ना, और एक था क्या, लक्ष्मीबल सिंघवी समिति। ठीक है, एक तो लक्ष्मीबल सिंघवी समिति और गाडगिल समिति। तो ऑप्शंस के आधार पे ना इसको आप चूज कीजिएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा है लक्ष्मीबल सिंघवी समिति, जिसमें है ना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने में उनका योगदान था। मैंने ऐसा पढ़ा है। और यहाँ पे बुक में दिया हुआ है वी.एन. गाडगिल समिति। ठीक है, वी.एन. गाडगिल समिति पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव देने की बात कही। और वास्तव में गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया है ना। बुक में ये दिया हुआ है और मैंने क्या पढ़ा है, लक्ष्मीबल सिंघवी समिति। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न बनता है ना, तो ऑप्शंस देखिएगा पहले और फिर है ना स्वविवेक की सहायता लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, भूरिया समिति। भूरिया समिति है ना, इन्होंने पेशा एक्ट है ना, इन्होंने पेशा एक्ट लाने की मांग की और फिर 1996 में संसद द्वारा इस समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट पारित हो गया था। अगला देखते हैं। अगला है पंचायती राज संस्था का संवैधानिकीकरण का सफर। राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। अतः ये जो विधेयक है ये समाप्त हो गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद वीपी सिंह सरकार की यानी कि वीपी सिंह की सरकार आई। सितंबर 1990 में 1990 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के कारण प्रस्ताव समाप्त हो गया। इसके बाद नरसिम्हन राव की सरकार आई है ना। सितंबर 1991 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंततः विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल है, तो याद रखिएगा इनको। बाकी इसके बाद जो हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ना, इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे और काफी महत्वपूर्ण है ना। तो हम उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं ये टॉपिक, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी समझने में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कुछ गलतियां हुई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कुछ सुधार करना होगा तो भी मुझे बताइएगा। ठीक, और टेलीग्राम चैनल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।